नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चर्चित मानेसर जमीन घोटाला मामले में वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य आरोपित व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जबकि कुछ आरोपित प्रत्यक्ष तौर पर भी अदालत में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान 5 नए आरोपितों को समन जारी किया गया था। पूरे मामले में अदालत ने 5 नए आरोपित बनाए हैं। मामले में अदालत 11 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। आरोप तय होने पर अब फैसला 5 नए आरोपितों की चार्जशीट दाखिल और आरोपों पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस पूरी हो जाने के बाद में होगा। मानेसर लैंडस्केप में आरोपों पर आदेश के लिए समय लगेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने हरियाणा सरकार द्वारा कालका, पिंजौर व पंचकुला के 212 गांवों में धारा 7A लागू करने को लेकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस धारा को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कालका, पिंजौर व पंचकुला के 212 गाँव में धारा 7A लागू कर दी गई है। इसके अनुसार जहाँ अब 1 एकड़ से कम की कोई क्रय, विक्रय, पट्टा अथवा उपहार संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं होगा, तो वहीं कोई छोटे प्लाट की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रत्येक जिले में हरियाणा रोडवेज की बसों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचेगा। इस संदेश को प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ आसपास के राज्यों तक पहुंचाने का काम सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़ के साथ साथ प्रत्येक जिले की 10-10 बसों पर विनाइल प्रिंट चस्पा करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली व चंडीगढ़ सहित सभी जिलों में कुल 145 होर्डिंग्स पर गीता महोत्सव से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री के फ्लेक्स को लगवाया गया है। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत आवंटित धन को दबाकर न बैठें, बल्कि संबंधित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित कर जनता को इसका लाभ प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे विकास कार्यों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र निदेशालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार भी है, यहाँ हरियाणा निवास में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का प्रभाव सब्जी की फसलों पर पड़ने लगा है। आलम यह है कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों में सब्जी मंडियों में सब्जी नहीं बिकने पर गोभी व मूली की फसल खेतों में खड़ी सड़ने लगी है। इन सब्जियों का कोई खरीदार नहीं पहुंच रहा है। वहीं गोभी व मूली की कीमतों में भी भारी मंदी आ गई है और इन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के आम चुनाव के दृष्टिगत 27 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, ताकि हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके अलावा हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो उपरोक्त निकायों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उनके लिए भी 27 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि वे भी अपने मताधिकार प्रयोग कर सकें। भाजपा और कांग्रेस द्वारा पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने पर कटाक्ष करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़िवास ने कहा कि दोनों पार्टियां अपने वर्चस्व को बचाने के लिए निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूब चुकी है। अब वह अपने आप को बचाने के लिए किसानों का सहारा ले रही है। राव इंद्रजीत व कैप्टन अजय पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां परिवारवाद की राजनीति कर रही है, जो क्षेत्र के विकास में बाधा है। निकाय चुनाव में पार्टियां दखल न करें तो ही इलाके का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चहेतों को टिकट देकर पार्टी को सींचने वाले कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। भाजपा ने असली कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर डालडा यानी नकली लोगों को मैदान में उतारा है, जो पार्टी को हानि पहुंचाएंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आने पर कहा कि शैलजा के आने से इन चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी हरियाणा में कहर ढा रही है। गुरुवार को प्रदेश में इस सीजन की भीषण सर्दी पड़ी। हाल यह था कि दोपहर में धूप में भी शीतलहर ने लोगों के हाड़ कंपकपा दिए। नश्तर चुभौती बर्फानी हवाओं के आगे सर्दी से बचाव के इंतजाम बोने साबित हुए। पूरे दिन ठंडी हवाओं ने प्रदेशवासियों को परेशान किया। ठंडी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। इधर रोहतक को छोड़कर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर रात्रि तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। रोहतक में रात का तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रहा।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला फीस जमा करवाते समय विद्यार्थियों के सामने आ रही समस्या को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में ऑफलाइन काउंटर शुरू किया है। अब कोई भी विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचकर इस काउंटर पर अपनी दाखिला फीस जमा करा सकता है। इससे उन विद्यार्थियों की समस्या का भी समाधान हो गया है जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवाई थी, लेकिन वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खाते में नहीं पहुंची थी। अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के काउंटर पर दाखिला फीस जमा करवाकर विद्यार्थी रसीद प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 2 बार फीस जमा होने पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से 1 बार की फीस संबंधित विद्यार्थी को वापस कर दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात फिर से धरती डोली, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 थी। साथ ही इसका केंद्र गुरुग्राम के दक्षिण पश्चिम में बताया जा रहा है। अभी तक भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रात 11:46 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 थी। साथ ही इसका केंद्र गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर था। दिल्ली में भूकंप से 1.5 घंटे पहले रात 10:02 पर मणिपुर में भी भूकंप आया। इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई।